गुड इवनिंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से अपनी एडिटोरियल क्लास को आगे बढ़ाएंगे। वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे आप सभी का वेलकम है। देखिए जो एडिटोरियल है सेकंड वाला, नो विन सिचुएशन, जिसका टाइटल है इट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और द डिलेमा वेदर और नॉट टू कंटिन्यू विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। इस पैंडेमिक के दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, इसके ऊपर बेस्ड। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें भी इंटीग्रेट कर दी हैं, ग्रामर भी डाल दी है, वोकैबुलरी भी है ना। तो एक पूरी सिटिंग में एक वीडियो को एक सिटिंग में देखें आप, फ्लो के साथ, है ना। आधा आधा करके देखेंगे तो फ्लो टूटेगा। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। सुबह में आपको मालूम भी चल जाता है शाम को हम कौन सा आर्टिकल करेंगे। इस ग्रुप से जाकर के ज्वाइन कर लेना। नो विन सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जो कि है नो विन। अब देखो ये नो विन और विन विन दो फ्रेज होते हैं इंग्लिश में, समझना इनको, इनका मतलब क्या होता है। अगर आप और आपका दुश्मन दोनों किसी कॉन्टेस्ट में लगे हुए हैं, किसी प्रतियोगिता में एक दूसरे की होड़ कर रहे हैं, तो दोनों में से एक जीतेगा, है ना, जाहिर सी बात है। पर कभी कभी ऐसा कंपटीशन हो जाता है जिसमें दोनों आदमी लूज करते हैं, पहले ने भी नुकसान खाया, दूसरे ने भी नुकसान खाया, है ना। उस सिचुएशन को कहते हैं नो विन सिचुएशन या डील। मतलब उस सिचुएशन में दोनों पार्टियों ने नुकसान खाया है, कोई भी जीता नहीं है। ऐसी एक जंग है जिसमें दोनों लोग हारे हैं। फॉर एग्जाम्पल वियतनाम वॉर, है ना, वियतनाम भी हारा और अमेरिका भी हारा। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं नो विन सिचुएशन, नो विन डील। अब देखो कोई बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी जिसमें विन विन हो जाएगा। आपके दुश्मन को भी कुछ फायदा हो गया, आपके राइवल को, और आपको भी फायदा हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली बोथ आर विनर्स। विन विन सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दोनों पार्टियां विन करती हैं, या सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां इन्वॉल्व हैं, सबकी सबको थोड़ा थोड़ा फायदा होता है। तो ये दो फ्रेज हैं, नो विन सिचुएशन और विन विन सिचुएशन। तो आज ये वाला यूज कर रहा है, कह रहा है अ नो विन सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें सबको नुकसान होने वाला है। समझ गए ना इसको कैसे बनाया हमने। अब देखते हैं कहाँ पे आएगी सिचुएशन। कह रहा ऑन JEE नीट ड्यूरिंग द पैंडेमिक। कह रहा JEE जो है ना, जो IIT JEE है इंजीनियरिंग के लिए, IITs के लिए, और नीट जो है मेडिकल सीट्स के लिए, पैंडेमिक के दौरान। तो इन दोनों को जब करवाएंगे तो सरकार को भी नुकसान हो रहा है और पब्लिक को भी नुकसान हो रहा है। कैसे इन एग्जाम्स को करवाया जाए, अभी ये सवाल खड़ा हो गया है। अब देखेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ से क्यों हो रहा है। कह रहा कंडक्टिंग, जस्ट अ मिनट, कह रहा कंडक्टिंग JEE and NEET amid a pandemic is not easy but options are limited। करेक्ट, कंडक्ट करने का जो काम है ना, आगे बढ़ाने का जो काम है, JEE और नीट के एग्जाम को बीचों बीच एक महामारी के, पैंडेमिक के, कह रहा वो इजी तो नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन बट जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो बहुत लिमिटेड है, ना के बराबर है। तो कह रहा कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल है, इज नॉट ईजी, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं, ऑप्शंस आर लिमिटेड। आई थिंक समझ गए होंगे, सिंपल सेंटेंस है। आएंगे सेंटेंस के अंदर की बारीकियों पे। देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट था कंडक्टिंग और सेंटेंस की वर्ब थी इज। फिर बट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया ऑप्शंस और उसकी वर्ब आ गई आर। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जाएं तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपके सामने आएगी। वो क्या, कंडक्ट करना है JEE और नीट को, दो टाइप के एग्जाम्स को, फिर भी यहाँ पे लगा दिया इज। एग्जाम तो दो है ना, 3 एग्जाम भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, तो यहाँ पे इसको लगाया है, आर क्यों नहीं लगाया। इसका एक सीधा सा सोल्यूशन है, जब वर्ब के ING फॉर्म देख रहे हो आप यहाँ पे कंडक्टिंग, ये हमारा सब्जेक्ट है ना। जब वर्ब के ING फॉर्म सब्जेक्ट बन के आ जाए उसको हम जीरेंड बोलते हैं। जीरेंड के बाद जितनी भी चीजें लिखी होती हैं वो जीरेंड का ऑब्जेक्ट होती हैं। अगर जीरेंड ने 1 लाख ऑब्जेक्ट भी लिए हों, जीरेंड को वर्ब दी जाएगी हमेशा सिंगुलर। तो कंडक्टिंग JEE होता, नीट होता, 12वीं के एग्जाम होता, और कॉलेज के यूनिवर्सिटी एग्जाम होते, 4-5 एग्जाम और भी होते ना, तभी भी कंडक्टिंग की वर्ब तो इजी आने वाली थी। जीरेंड नेवर टेक्स अ प्लूरल वर्ब। समझ गए। तो ये हमारा सिंपल सा रूल है, ग्रामर सीरीज में आपने मेरे साथ सीखा भी होगा। चलिए, अमिड का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, बीचों बीच। पैंडेमिक मतलब महामारी, आप जानते हैं इसके बहुत सारे सिनोनिम है। एक अच्छा सिनोनिम लिख देता हूँ मैं, जो आज मैंने लिखा नहीं है, जस्ट अ मिनट। ये इसलिए लिखता हूँ मैं, ये वाला ना देख करके बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। पेस्टिलेंस, है ना, पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस का मतलब, और ये लिख लेना एक स्कर्ज, है ना, स्कर्ज। ये दो अच्छे सिनोनिम है पैंडेमिक के स्टैंडर्ड, जो कि आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। पेस्टिलेंस, स्कर्ज और पैंडेमिक तीनों का मतलब है
महामारी। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैंने ग्रीन में डाल दिया है, आप देख रहे हो कंडक्टिंग की तरह है ना, वो पिंक में है, इस जैसे यहाँ पे पिंक में है, वैसे ऑप्शंस यहाँ पे ग्रीन में है। तो ये ग्रीन पिंक पूरे एडिटोरियल में आप देखते जाओगे मेरे साथ। जहाँ पे ग्रीन आए समझ लेना उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो पिंक में दिखे वो समझ लेना उस सब्जेक्ट की वर्ब है। अच्छा येलो में क्या है, स्पेशल वर्ड्स, जिसका मैं आपको मीनिंग बताना चाह रहा हूँ है ना। रिजल्टेंट का क्या है, कमेंसी का मीनिंग क्या है, अनवाइबल क्या है ना। तो ये सारे स्पेशल वर्ड्स मैंने येलो में डाल दिए। अपने सब्जेक्ट से मेरे सब्जेक्ट, मेरे वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होगी। ये चीज़ मैं आपको एज ए टीचर बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करने के बाद, है ना, फायदा उठाएं इसका। चलिए शुरू करते हैं। एक समरी दे देता हूँ आपको, समझ गए होंगे आप। कह रहा है नीट और JEE कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पैंडमिक के कारण बहुत लोग बाहर आकर के एग्जाम को देना नहीं चाहते। अब बड़ी सिटीज़ में होगा, गांव गली कुच्चे में तो होगा नहीं एग्जाम, है ना। तो सब लोगों को बड़ी सिटीज़ में आना पड़ेगा, होटल्स में रुकना पड़ेगा, गाड़ियों में ट्रैवल करना पड़ेगा। कह रहा बड़ा मुश्किल हो गया। कह रहा पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू ये है कि अगर नहीं करवाएं तो पूरा साल खराब हो जाएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स का। तो कह रहा स्ट्राइक करना पड़ेगा एक बैलेंस को बीच में। अब वो कैसे हो सकता है? कह रहा हो सकता है इन एग्जाम्स का हम थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दें, हम 12वीं के मार्क्स को भी बीच में किसी तरीके से इंटीग्रेट कर दें, ताकि इतने बड़े लेवल पे एग्जाम ना करवाना पड़े। स्टेट वेट की छोटी मोटी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के लिए 12वीं के एग्जाम ही काम, 12वीं के जो मार्क्स हैं वही काम आ जाए, और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप जो है नीट करवा लो, ताकि ज़्यादा बच्चों को शहरों तक ना आना पड़े। दूसरी चीज़ हो सकता है आप ऐसा भी कर सकते हो, सेंटर्स की संख्या बढ़ा दो ताकि ज़्यादातर लोगों को अपने घर में एग्जाम देने को मिल जाए, है ना। किसी को कानपुर से लखनऊ ना आना पड़े, किसी को भीलवाड़ा से जयपुर ना आना पड़े। हो सकता है भीलवाड़ा में एक सेंटर हो तो वहीं पे वो अपना एग्जाम दे दे। तो कह रहा है इस तरह से कुछ हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, नहीं तो बच्चों का भविष्य भी खतरे में है और उनकी हेल्थ भी खतरे में है। बस इसकी यही समरी एक छोटी सी है ना। हमें एक सीधे सीधे सजेशन दे रहा है, सजेस्टिव टोन है इसकी, बता रहा है सॉल्यूशन कैसे इस प्रॉब्लम से हमें निपटना है। डालेंगे इस समरी को कमेंट सेक्शन में ना, इंग्लिश में लिख करके। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आइए। कह रहा है अ पैंडेमिक एंड द रिजल्टेंट डिले इन commencing admission to professional courses have put the Union Education Ministry in an enviable position। कह रहा है जो पैंडेमिक है, जो पेस्टिलेंस है, जो महामारी है, जो हेल्थ स्कर्ज है, कह रहा और इससे रिजल्ट होने वाला, इसके नतीजे निकलने वाला जो डिले है, जो देरी है। अच्छा भाई किस काम में? कमेंस करने में, शुरू करने में, स्टार्ट करने में। किसको? एडमिशन को। कहाँ पे एडमिशन? प्रोफेशनल कोर्सेज में। कह रहा है ये जो दोनों चीज़ें है ना, ये महामारी और ये इसका डिले, इन्होंने पुट कर दिया है, रख दिया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री को, केंद्र सरकार के जो है ना शिक्षा विभाग को। कहाँ पे? एक ऐसी पोजीशन में पुट कर दिया है जो अनएनवेबल है, जिसको कोई नहीं जाना चाहता ऐसी पोजीशन में, जो अनडिजायरेबल है, बहुत ही खराब पोजीशन है। सिंपल सेंटेंस है, अभी देख लेते हैं इसमें अच्छे अच्छे जो वर्ड्स आए हैं। एक बार रिपीट कर दूं मैं। कह रहा है जो पैंडेमिक है और उससे निकल के आने वाला डिले है ना, जो देरी है कमेंस करने में एडमिशन को प्रोफेशनल कोर्सेज में, इन्होंने रख दिया है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री को एक ऐसी सिचुएशन पोजीशन में जो अनएनवेबल है, जिसके अंदर कोई भी नहीं जाना चाहता। अब वर्ड्स देख लेना। रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट में आने वाला, निकल करके आने वाला, है ना। इन रिजल्ट बोल दो, कॉन्सिक्वेंट बोल दो, एंसुइंग बोल दो, सबका मतलब होता है रिजल्टेंट। देखो वर्ड्स को एक साथ पकड़ा करो, है ना। अब देखो ये एंसुइंग वर्ड, कॉन्सिक्वेंट वर्ड, ये सब रिजल्ट से रिलेटेड है, नतीजे से रिलेटेड है। तो यहीं पे आप रिजल्टेंट वर्ड के सिनोनिम्स को पकड़ें। कमेंस करना मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना। पुट एक ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी रहती हैं, जैसे स्प्रेड है, ओवरकास्ट है, टेलीकास्ट है, कास्ट है, कोस्ट है ना। ये सबकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। अच्छा अनएनवेबल को वर्ड को कैसे बनाएं? देखिए एनवी का मतलब होता है जेलसी, किसी के लिए नफरत, या आप भी बोले जलन, है ना। किसी के पास कोई चीज़ है, अब आपको उससे एनवी होगी तो आपको उस चीज़ को पाने की इच्छा होगी, यार इसके पास मेरे पास क्यों नहीं है। अब देखो एनवी से एनवीबल बना दिया, जो कि चीज़ वर्दी ऑफ जेलसी, है ना। ऐसी चीज़ जिसके ऊपर जलन होने के लायक हो, मतलब ऐसी चीज़ जो डिजायर्ड हो, है ना। डिजायर्ड मतलब जिसकी ख्वाहिश आपको, वही चीज़ एनवेबल होगी, क्योंकि उसको आप दूसरे के पास देखोगे, आप उसकी ख्वाहिश और ज़्यादा करोगे, तो एनवेबल इज इक्वल टू डिजायर्ड। अब अनएनवेबल कौन सी चीज़ है? जो अनडिजायरेबल है, जिसमें आप नहीं जाना चाहते, जिसमें सब लोग यूँ कहते हैं अच्छा हुआ हम तो ऐसे सिचुएशन के अंदर नहीं है। तो ये एक अनएनवेबल सिचुएशन में आ गई है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट इज अंडर कंपल्शन टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ensuring physical and emotional well-being of aspirants and sustaining a merit-based admission process while seeking to limit the academic disruption। कह रहा है ये अंडर है, इट इज अंडर, और किसके अंडर है? उस कंपल्शन के,
उस मजबूरी के। अच्छा इट कौन है यहाँ पे, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री। कह रहा हमारा शिक्षा विभाग जो है वो नीचे है एक बहुत ही मजबूरी के, कंपल्शन के, कि वो स्ट्राइक करे, वो लेकर के आए एक बैलेंस को, एक जो है संतुलन को। अच्छा किन दो चीज़ों के बीच, पहली चीज़ है बिटवीन लगा के बता रहा है, इंश्योर करना, पक्का करना फिजिकल और इमोशनल वेलबींग को एस्पायरेंट्स की। एस्पायरेंट्स फिजिकली और इमोशनली एकदम हट्टे कट्टे रहें, इस चीज़ को इंश्योर करना। और दूसरा क्या है, एंड लगा के बता रहे हैं, सस्टेन करना, बनाए रखना एक मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस को, एक ऐसी एडमिशन प्रोसेस बनी रहे जिसमें मेरिट के हिसाब से अच्छे अच्छे लोग आगे आएँ, पढ़ने वाले बच्चों को जो है एडमिशन मिले। तो कह रहा है ये जो है ना अब एक कंपल्शन के नीचे है कि कैसे इन दोनों कामों के बीच में बैलेंस को स्ट्राइक किया जाए। अब देखो ये काम करना कब है, वाइल सीकिंग टू लिमिट द एकेडमिक डिसरप्शन, ये तब करना है जब वो सीख कर रहा है, कोशिश कर रहा है कम करने की, लिमिट करने की एकेडमिक डिसरप्शन को, पूरे एकेडमिक ईयर के अंदर होने वाली डिस्टर्बेंस को। सिंपल सेंटेंस है, समझ गए होंगे। ये है ना, एक तो मेन काम तो करना है इसको स्ट्राइक करने का, बैलेंस है ना, अंडर कंपल्शन है ये, इसको इस बैलेंस को स्ट्राइक करना है। अच्छा जब ये काम कर रहा है स्ट्राइक करने का बैलेंस, तो साथ ही साथ उसको सीख भी करना है साइमल्टेनियसली, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन यूज करके, कि वो लिमिट करे एकेडमिक डिसरप्शन को, है ना, एकेडमिक डिसरप्शन को कम से कम रखना है। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, इसलिए एक काम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल से डिनोट किया जा रहा है। आई थिंक ये ग्रामर सीरीज जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से समझते होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। अब आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस के वर्ड्स बता देता हूँ आपको। वेल बीइंग मतलब भलाई, इंश्योर करना मतलब पक्का करना, कंपल्शन मतलब मजबूरी, सस्टेन करना मतलब बनाए रखना, सीख करना मतलब कोशिश करना किसी काम को करने की। एक सवाल आपके मन में आ सकता है, सर ये वाइल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वाइल यहाँ पे क्या कर रहा है, बता देता हूँ मैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन से पहले वाइल और व्हेन दोनों कंजंक्शन आ सकती हैं, है ना। इनको चाहे आप निकाल दो तो भी सेंटेंस का मतलब नहीं बदलेगा, इनको आप रखे रखो तो भी सेंटेंस का मतलब नहीं बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द नीट इज द ओनली गेटवे फॉर MBBS BDS एडमिशंस इन द कंट्री। कह रहे जो नीट है ना, ये जो नीट नाम का एग्जाम है ये महज अकेला गेटवे है। देखो गेटवे क्या होता है, गेट मतलब दरवाजा, वे मतलब रास्ता, ऐसा दरवाजा जहाँ से रास्ता निकले, मतलब एंट्रेंस या किसी का प्रवेश द्वार। कह रहे जो नीट है ना वो अकेला एक प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस है MBBS और BDS एडमिशंस के लिए कंट्री में। इस एग्जाम को दिए बिना आप अपने देश में, हिंदुस्तान में डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, अगर आपको बनना है तो। समझ गए होंगे, गेट पे वर्ड को नोट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन रिस्पेक्ट ऑफ engineering admissions the JEE is not mandatory for state government run and private institutions। और अगर आप बात अगर करें इन रिस्पेक्ट ऑफ करें, अगर के बारे में करें, संदर्भ में करें इंजीनियरिंग एडमिशंस के लिए, तो जो JEE का नाम का जो एग्जाम है ना वो नहीं है मैंडेटरी, नहीं है जरूरी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन करते हुए और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूशन जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनके लिए JEE नाम का एग्जाम इज नॉट मैंडेटरी। समझ रहे होंगे आई थिंक, सिंपल आज का ट्यूटोरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा साइटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट ऑर्डर डिक्लाइनिंग टू इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द 2 कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज कंटेंडेड दैट द इशू इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड। साइट करते हुए, साइट करना मतलब हवाला देना, आपने कोई चीज़ कहीं पे देखी और आपने दूसरे को बताया देखो ये ऐसा है ना, हवाला दिया उस चीज़ का। तो इसने साइट किया, हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑर्डर का, है ना, सुप्रीम कोर्ट के हाल के उस फैसले का। जो फैसला है मना करने वाला कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरफेयर करना मतलब दखल अंदाजी करना, तो वो ऑर्डर था कि हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और किसके साथ, कंडक्ट करवाने के साथ इन 2 कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के, है ना, JEE और नीट के। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हम इंटरफेयर नहीं करने वाले। हुआ क्या, कर हवाला देते हुए ये जो मिनिस्टर साहब हैं निशंक साहब, इन्होंने कंटेंड कर दिया, इन्होंने जोर देके इस बात को कहा दैट ये कि इस इश्यू को इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड, इस इश्यू को पॉलिटिकली सियासी रूप दिया जा रहा है। पॉलिटिसाइज करना मतलब किसी चीज़ को पॉलिटिक्स के, किसी चीज़ में पॉलिटिक्स को खींच करके ले आना धक्के से। तो कह रहा है इश्यू में ज़बरदस्ती पॉलिटिक्स को खींच करके लाया जा रहा है। समझ होंगे सेंटेंस को। देखो सेंटेंस में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल का, मैंने ऑरेंज में मार्क कर दिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, है ना। तो एजुकेशन मिनिस्टर जब ये कंटेंट कर रहे थे ना, जब इस काम को कर रहे थे,
उसी वक्त वो साइमल्टेनियसली हवाला दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। तो दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, आप टीवी देख रहे होते हैं और गाना सुन रहे होते हैं, है ना। तो एक काम प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा काम मेन वर्ब। तो समझिए इस चीज़ को, धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट होनी चाहिए एक पैटर्न के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट वर्ड को नोट कर लेना। कभी किसी काम के लिए आप कंटेंट करते हैं तो उस काम को आप जोड़ देने की कोशिश करते हैं उस काम के ऊपर। कह रहा है हिज आर्गुमेंट इज दैट a silent majority favors the exams as an overwhelming number of registered candidates have downloaded their admit cards। कह रहा उसका आर्गुमेंट है, उसका कहना ये है कि एक साइलेंट मेजोरिटी जो है ना, एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो है, साइलेंट मेजोरिटी होती है ज़्यादातर लोगों का एक बड़ा हिस्सा, है ना। तो एक साइलेंट चुपचाप सा बड़ा हिस्सा है लोगों का, वो फेवर करता है और किसको, एग्जाम के होने को। कह रहा क्यों, कह रहा जैसे कि एक बहुत ही बड़ा नंबर, एक और हैविंग नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जो है ना, बहुत ही बड़ा रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का नंबर है, उन्होंने डाउनलोड कर लिया है अपने एडमिट कार्ड्स को। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं, उन्होंने अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लिया है, पर वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, साइलेंट होकर के मेजोरिटी के अंदर बैठे हैं, है ना। वो आकर के ऐसे नहीं कर रहे हैं कि नीट को करवाया जाए या जेई को करवाया जाए, वो चुपचाप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके एग्जाम देने को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसका आर्गुमेंट ये है कि इन लोगों का हमें देखना है, ना कि उन लोगों का जो नेशनल मीडिया पे आके चिल्लाते हैं जोर जोर से। समझ गए सेंटेंस को। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत बड़ा, एक्सेसिव, वास्ट, ओवरपावरिंग, है ना, बहुत ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग। नंबर वाला एक कॉन्सेप्ट मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, एक बार फिर से करवा देता हूँ। मुझे एक छोटी चीज़ बता देना, ये जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैव डाउनलोडेड, आपने कई बार सुना होगा नंबर जो है ना, नंबर अपने साथ सिमिलर वर्ब देता है। तो यहाँ पे हैव डाउनलोडेड क्यों सही है इस केस के अंदर। चलो समझ में आ जाना चाहिए आपको मैं कौन से रूल की बात कर रहा हूँ। अब वो रूल भी देख लो, उस पर अपने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। ये नंबर है ना, इसको देख करके आप ना बताएं कि कौन सा रूल लगेगा। नंबर से पहले क्या आ रहा है इसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा रूल। अगर द नंबर ऑफ आ रहा हो तो उसका मतलब है आपको उसकी सिंगुलर वर्ब देनी है, और अगर अ नंबर ऑफ आ रहा हो तो उसका मतलब है आपको उसकी प्लूरल वर्ब देनी है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है ये अपने देखते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। पहला सेंटेंस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कोर्स हैव नोज डाइव्ड आफ्टर कोविड। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना, आंकड़ा है जो स्टूडेंट्स का इस कोर्स के अंदर, उसने नोज डाइव कर दिया है, एकदम नीचे आ गया, क्रैश होकर के, है ना। नोज डाइव मतलब नाक की सीध में नीचे, तो आंकड़ा एकदम गिर गया है कोविड के बाद इस कोर्स के अंदर। ध्यान से देखोगे तो द नंबर जो है, द नंबर वो है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि गिरने वाला कौन है, बच्चे गिरे हैं क्या, नहीं सर आंकड़ा गिरा है। अगर आंकड़ा गिरा है मेरे भाई तो द नंबर हमारा सब्जेक्ट है। नंबर तो एक सिंगुलर नाउन है, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो हैव नोज डाइव नहीं, यहाँ पे आएगा हैज नोज डाइव। समझ रहे हो, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ मैं। हैज क्यों आ रहा है इसके साथ में सिंगुलर वर्ब, द नंबर के साथ में सिंगुलर वर्ब क्यों आती है। अब ध्यान से देखो, इसका दूसरा इसी का एक्सटेंशन है। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि अगर आपके पास स्टूडेंट एक ही है तो फिर द नंबर अ नंबर लगाने की जरूरत ही क्या है, आप तो लिख दो ना वन स्टूडेंट। आपके पास एक से ज़्यादा होते हैं तभी आप बोलते हो कि आंकड़ा नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। तो नीचे ऊपर तो तभी जाएगा जब एक से ज़्यादा होंगे, 2 से 3 होंगे या 5 से 1 आएगा, 2 आएगा, ऊपर नीचे तभी हो पाएगा। मतलब कहने का क्या है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद में हमेशा ऑफ के बाद में आप यूज़ करने वाले हैं एक प्लूरल नाउन को। समझ गए मेरी बात को। तो स्टूडेंट यहाँ पे गलत है, मुझे इसकी जगह लिखना चाहिए स्टूडेंट। तो इस तरह से रूल बना हुआ है, द नंबर ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन प्लस में सिंगुलर वर्ब। मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आए। जस्ट अ मिनट, चलिए हाँ, अब आ जाओ अगले वाले सेंटेंस के ऊपर। कह रहे हैं द अ नंबर ऑफ गर्ल इन द क्लास हैज़ कंप्लेंट अगेंस्ट द बॉय। बहुत सारी लड़कियों ने, अ नंबर मतलब बहुत सारी लड़कियों ने क्लास के अंदर कंप्लेंट की है लड़के के खिलाफ। पहले तो मुझे एक चीज़ बता दो, कंप्लेन जो की है, जिसने कंप्लेन की है वो लड़की है या नंबर है। आंकड़ा कंप्लेन करने आया या लड़कियां कंप्लेन करने आई। सर ना तो आंकड़ा आया ना लड़कियां आई, लड़कियों का आंकड़ा आया। समझ रहे हो, बहुत सारी लड़कियां आई। समझ रहे हो बात को, एक से ज़्यादा लड़कियां आई। तो कहने का मतलब क्या है, इस केस के अंदर तो ये आंकड़ा जो नंबर था उसने नोज डाइव किया था, वो हम मान रहे हैं, स्टूडेंट ने नहीं किया था, तो आंकड़ा हमारा सब्जेक्ट था, है ना। पर इस केस में ये आंकड़ा जो है ना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कंप्लेन इस आंकड़े ने नहीं की, कंप्लेन किया लड़कियों ने। अगर लड़कियों ने कंप्लेन की है तो मुझे क्या कहना चाहिए, अ नंबर ऑफ गर्ल्स के हिसाब से यहाँ पे
हैव कंप्लेंट लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं, 1 2 20 25 50 लड़के के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट की है कि भाई ये हमें छेड़ता है, तो मुझे यहाँ पे हैव नाम की प्लूरल वर्ब को यूज करना चाहिए। तो ऐसे निकला है अ नंबर ऑफ के बाद में हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, और वैसे ही ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं, एक लड़की होती तो मैं लिख देता वन गर्ल हैज कंप्लेंट अगेंस्ट द बॉय। तो इस तरह से ये रूल बना हुआ है, एक बार फिर से देख लेना। द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लस में प्लूरल वर्ब। अब इसमें एक चीज और ध्यान करना, सर कभी कभी ना द आता है ना आता है, ऐसे आ गया अ ह्यूज, अ डिसप्रोपोर्शनेट, एक्सेसिव, है ना, ओवरवेलमिंग, तो उस केस में क्या करना है? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मान लो यहाँ लिख दूँ ह्यूज, लिखा ही होगा ऑलरेडी, लिख क्या दूँ अ ह्यूज। अब ये ह्यूज एक एडजेक्टिव है, आपके पास सिर्फ नंबर को बताने के लिए एडजेक्टिव आया है, आपके पास वही अभी भी स्ट्रक्चर है अ नंबर ऑफ बिजनेसेस, समझ गए ना? तो ह्यूज देख करके ऐसा ना समझें कि ये द नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा या अ नंबर वाला लगेगा, फॉर्मूला तो अ नंबर वाला ही लगने वाला है। ह्यूज एक एडजेक्टिव है, नंबर के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है। तो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेट लिख दो, लार्ज लिख दो, ह्यूज लिख दो, ओवरवेलमिंग लिख दो, ये सब के सब सेकंड वाले ही रूल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो ह्यूज लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस ये बिल्कुल ठीक है, पीछे ईएस आ रहा है। नीड्स की जगह मुझे क्या लगाना चाहिए मेरे भाई? नीड लगाना चाहिए, क्योंकि प्लूरल वर्ब। तो ह्यूज नंबर ऑफ बिजनेसेस नीड द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा पूरा रूल, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। अब याद नहीं करना पड़ेगा आपको, अब देखते ही आप खुद बना लो रूल कैसे बनता है ना। ये आपका क्विज है, 3 क्वेश्चंस हैं, 4 एरर्स हैं, एक क्वेश्चन में एडिशनल एरर है रिलेटेड टू नाउन, है ना। तो देख लेना, 3 एरर तो ढूंढो, फिर चौथी एरर भी अपने ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। अपने आंसर्स को पोस्ट करना कमेंट सेक्शन में, मेरे आंसर्स भी मैं कमेंट्स में आपको दे दूंगा थोड़ी देर के बाद, जल्दी दे दूंगा, है ना। आज थोड़ा शोर आ रहा होगा बाहर, क्योंकि बच्चे स्कूल तो जाते ही नहीं, तो ये 3 बजते हैं ना, जैसे ही बाहर सब आ जाते हैं क्रिकेट खेलने, तो ये इतना शोर बजाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको पढ़ाई करनी चाहिए पर गलियों में खेलते हैं आजकल। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव द सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली ऑब्जर्व्ड दैट द करियर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी पुट इन पैरल फॉर लॉन्ग। कह रहा है एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, एक एकेडमिक जानते हैं ना, एकेडमी क्या होती है? स्कूल कॉलेज, है ना। तो स्कूल कॉलेज के पर्सपेक्टिव से, स्कूल कॉलेज के नज़रिए से हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने राइटली ऑब्जर्व किया, बिल्कुल सही उसने ऐसा माना है। और क्या ऑब्जर्व किया उसने? कि जो करियर है स्टूडेंट्स का, उसको पुट नहीं किया जा सकता, उसको नहीं रखा जा सकता पैरल में, डेंजर में, ज़्यादा लंबे वक्त के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना है कि शिक्षा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एकेडमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, बच्चों के करियर को बहुत देर तक पैरल में, डेंजर में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि अब आप करवाओगे नहीं एग्जाम तो 1 साल तो इनका खराब हो गया ना। अब सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ पर्सपेक्टिव होता है, व्यू पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू, आउटलुक बोल दो, एंगल बोल दो, माइंडसेट बोल दो, सबका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लेकर के आपका नजरिया। पैरल मतलब होता है डेंजर, रिस्क, डाइसी, है ना, जॉपर्डी, इन सब का मतलब होता है बहुत ही सारा डेंजर। डाइसी एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है, इसको मुझे नहीं डालना चाहिए, हमें नाउन की जरूरत है। तो रिस्क, डेंजर और जॉपर्डी तीनों का मतलब है बहुत सारा जो है जोखम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर पोखरियाल इज एप्रीहेंसिव दैट फर्दर डिले कुड लीड टू अ 0 academic year, अ कंसर्न शेयर्ड बाय मैनी एकेडमिक्स। कह रहे हैं मिस्टर पोखरियाल है ना जो, वो एप्रीहेंसिव है, बहुत ही परेशान है, बहुत ही डाउटफुल है, बहुत ही डरे हुए हैं वो, है ना। सबके सब एप्रीहेंसिव के सिनोनिम है। कह रहे हैं पोखरियाल साहब बहुत ही शंका में हैं, डरे हुए हैं कि और अगर डिले हुआ, आगे फर्दर डिले हुआ तो वो लीड टू कर जाएगा, ले जाएगा 0 academic year की तरफ, एक ऐसे एकेडमिक ईयर की तरफ जिसमें 0 निकल करके आया। कह रहा है एक ऐसा कंसर्न भी है, ये एक ऐसी चिंता भी है जिसको बहुत सारे एकेडमिक्स के द्वारा शेयर भी किया गया, बहुत सारे विद्वानों ने जिसको कहा भी है ना। तो ये इनको लग रहा है अगर कुछ अब नहीं करवाया तो पूरा साल जो है 0 academic year हो जाएगा। सब बच्चे, जैसे अभी ये गली में क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो सारे के सारे बच्चे इंडिया के पूरा साल गलियों में क्रिकेट खेलेंगे, पढ़ाई लिखाई 0। अब देख लेना एप्रीहेंसिव वर्ड के सारे सिनोनिम्स हैं आपके सामने, और इसमें कुछ देखने वाला है। फर्दर और फार्दर में आप डिफरेंस जानते हैं। फर्दर का मतलब होता है एडिशनली या और ज़्यादा, फार्दर का मतलब होता है और आगे इन डिस्टेंस, है ना। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो आप फार्दर बढ़ रहे हैं, है ना। और आप जो है अगर कोई और बात कर रहे हैं, कोई और चीज़ एडिशनली बता रहे हैं किसी को, तो आप फर्दर बात कर रहे हैं, है ना, एडिशनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट्स मैं करवा चुका हूँ, खाली आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। करेक्ट ग्राउंड रियलिटीज रिफ्लेक्ट द कंसर्न्स फ्रॉम द अदर साइड। अब देखो दूसरा पहलू बताएगा इसी चीज़ का। कह रहा जो जमीनी हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है,
वो दिखाती है उन चिंताओं को जो है दूसरी साइड से, दूसरी तरफ से। अब दूसरी तरफ से कौन सी चिंताएं? कह रहा मोर देन द फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर्स एस्पायरेंट्स फेस प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। कह रहा से ज़्यादा, और किससे ज़्यादा? फियर से, उस डर से। और किसका डर है? कॉन्ट्रैक्ट कर लेने का, पकड़ लेने का, इन्फेक्ट हो जाने का कोविड-19 से। और कहाँ से? एग्जामिनेशन सेंटर से, जहाँ पे एग्जाम आप देने जाओगे। कह रहा उससे भी ज़्यादा, उस डर से भी ज़्यादा कोविड-19 से जो है इन्फेक्ट होने के एस्पायरेंट जो है ना, वो फेस करते हैं, वो सामना कर रहे हैं प्रैक्टिकल लिमिटेशंस का, ऐसी सीमाओं का जो प्रैक्टिकल है। तो कह रहा डर तो है ही, उस डर की तो बात कर ही नहीं रहे हम। कह रहा उससे भी ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स हैं उनके पास कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी हैं एग्जाम देने के लिए। अब वो बताएगा कौन से लिमिटेशंस है। कह रहा नीट विल बी कंडक्टेड इन 3843 सेंटर्स अक्रॉस 155 cities, whereas the number of applicants is about 15.97 लाख। कह रहा नीट को कंडक्ट किया जाएगा इतने सेंटर्स में, और कहाँ पे? 155 सिटीज में। कह रहा जहाँ जिसके अंदर वेरस जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, जो आंकड़ा है एप्लीकेंट्स का, वो है 15.97 लाख का, अप्रोक्सीमेटली 16 लाख का। तो नीट को इतने सेंटर्स में करवाया जाएगा, 16 लाख बच्चे 155 सेंटर्स में एग्जाम को देने आएंगे। अब देखना इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर किया, आंकड़ा है 15.97 लाख का, तो जो नंबर इज अबाउट 15.97 लैक्स है ना। तो नंबर के हिसाब से, द नंबर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगाइए, इज लगाया है, आर नहीं लगाया है। एप्लीकेंट्स नाम का प्लूरल नाउन ऑफ के बाद लगा हुआ है, हमेशा ये रूल ऐसे ही आगे बढ़ेगा, है ना। चलिए, कह रहा है फॉर एन एस्टिमेटेड 8.58 लाख एस्पायरेंट्स द JEE विल बी हेल्ड इन 660 सेंटर्स इन 12 शिफ्ट। कह रहा है एक एस्टिमेट 8.58 लाख एस्पायरेंट्स के लिए, है ना, 8.58 लाख एस्पायरेंट्स के लिए। जो JEE है ना, वो हेल्ड होगा 660 सेंटर्स में 12 शिफ्ट के अंदर। तो नीट का बताया, अब JEE का बता रहा है। कह रहा इस तरह से वो रखा जाने वाला है, हेल्ड किया जाने वाला है। कह रहा विद मैनी स्टेट्स नॉट रिज्यूमिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड होटल्स रिमेनिंग क्लोज्ड, ट्रैवल एंड अकोमोडेशन फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम इंटीरियर रीजन्स इज अ मेजर चैलेंज। के साथ ही, विद के साथ ही, अच्छा किसके साथ? बहुत सारी स्टेट्स के। अच्छा क्या करने के साथ? नहीं रिज्यूम करने के साथ अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस को, अपनी बसेस को, अपनी ट्रेन को, है ना। वगैरह बहुत सारे स्टेट्स के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को रिज्यूम ना करने के साथ ही, और होटल्स के बने रहने के अभी भी क्लोज होने के साथ ही हुआ क्या? जो ट्रैवल एंड अकोमोडेशन है ना, जो ट्रैवल करने का काम और रुकने का काम है, होटल में अकोमोडेट करने का काम है कैंडिडेट्स के लिए, कहाँ से? इंटीरियर रीजन से, दूर दराज के इलाकों से। कह रहा वो जो काम है इज अ मेजर चैलेंज, बड़ा, बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है, चुनौती है। समझो मेरी बात को। हुआ क्या है, आप जैसे जयपुर से अहमदाबाद जा रहे हो एग्जाम देने, अभी मेरा भाई आने वाला है, अभी मैं अहमदाबाद में हूँ, तो मैं तो उसको यहाँ पे रिसीव कर सकता हूँ, पर लेट से वो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे होटल्स बंद है अभी भी, है ना, ज़्यादातर, और जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा। तो अगर उसको एग्जाम देने जाना है यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो वो क्या पैदल चल के जाएगा क्या? तो कह रहे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। ट्रैवल एंड अकोमोडेशन फॉर जो है ना कैंडिडेट्स फॉर इंटीरियर रीजन्स, उनके लिए बहुत मेजर चैलेंज है। समझ रहे हो क्या आई थिंक क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अब इस कॉन्सेप्ट को देखें मेरे साथ, इस सेंटेंस के अंदर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंटीरियर वर्ड को देख लेना, दूर दराज का है ना, बिल्कुल अंदर का रीजन इंटीरियर। यहाँ पे ट्रैवल एंड अकोमोडेशन के लिए इसने वर्ब यूज कर दी इज। आप देखते हो राम और श्याम जैसे बीच में एंड लगता है, वर्ब हो जाती है प्लूरल। यहाँ पे ट्रैवल एंड अकोमोडेशन के लिए वर्ब यूज किया हमने इज। ऐसा क्यों हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलिए देखो, ये कहता है इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया का कॉन्सेप्ट। जब दो चीजें एक ही सेंट्रल आइडिया को इंडिकेट करें तो वो चीजें एक सिंगुलर वर्ब को लेती हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये जो है ना सेंट्रल आइडिया, जो कॉमन आइडिया वाले बहुत सारे फ्रेज हैं इंग्लिश के अंदर। जो कॉमन फ्रेज है वो आपके सामने लिख रहा हूँ, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कार्ट एंड कैरेज। अच्छा टाइम एंड टाइट। अच्छा और एक और लिख देता हूँ मैं, ब्रेड एंड बटर, मिल्क एंड ब्रेकफास्ट, मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स। एक और लिख देता हूँ मैं, फायरिंग एंड रिटेलिएशन,
देखो सबके सब जो है ना, सबके सब एक सेंट्रल आइडिया को बता रहे हैं। कैसे? एग्जाम्पल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बड़ा कर दो थोड़ा सा। लो, कोई बच्चा कह रहा था मुझे सर मेरी स्क्रीन छोटी है मेरे मोबाइल की, तो बड़ा करके दिखाया करो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये दोनों के दोनों एक सिंगुलर आइडिया को दिखा रहे हैं। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, साइंस मतलब विज्ञान। अगर मुझे इसको सेंटेंस को बनाना है तो ऐसे बनेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मान लो ऐसा लिख दूं मैं, आर इम्पॉर्टेंट, जस्ट अ मिनट, इम्पॉर्टेंट फॉर आवर नॉलेज, है ना, या फॉर मैनकाइंड, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर नॉलेज, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सेंट्रल आइडिया को दिखाते हैं। अगर एक सेंट्रल आइडिया को दिखाते हैं तो यहाँ पे आर की जगह मुझे इस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल आइडिया सिंगुलर वर्ब लेने वाला है। वही काम सबके सब इनके साथ करना है आपको। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। अब देखो दो हैं, फिर भी मैं वर्ब यूज करूंगा वेट्स। अब ये एक लूसेंट की बुक है हिंदी वाली, उसमें लिखा हुआ वेट यूज करना है। पहली चीज, घटिया किताब है, बाहर फेंक दो। दूसरी चीज, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ने की कोशिश ना करें। आप एक स्टैंडर्ड बुक उठाएं, मैं आपको जो रेकमेंड करता हूँ, रेंडल मार्टिन है, एसपी बख्शी है, प्लेन टू पैरामाउंट है। अगर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो मॉक टेस्ट की कोई जो बुक है, इंग्लिश वाली उठाओ, हिंदी वाली मत उठाया करो। आपके पीछे रहने का इंग्लिश में आज भी एक बड़ा कारण ये है, आपने इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ा ही नहीं, अंग्रेजी बना के पढ़ते हो आप उसको ना। इंग्लिश की तरह पढ़ो उसको, अंग्रेजी नहीं है वो, हिंदी में मत पढ़ा करो, इंग्लिश में पढ़ा करो। घटिया बुक है लूसेंट की, बाहर फेंक देना उसको। बहुत सारी गलतियां उसमें ना, मैंने खुद देखी है पर्सनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आपसे एक छोटा सवाल भी है यहाँ पे। ये देखो, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया रिवाइज, है ना, सबके सब सिंगुलर वर्ब्स लेंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट में आपको और क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसे कई जीरेंट्स भी हैं जो कि सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं, ऐसे कई जीरेंट्स भी हैं जो दो मिल जाते हैं पर फिर भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप उसके बाद दूसरा एग्जांपल मुझे देंगे। जैसे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। अब मुझे इसके लिए वर्ब देनी है, तो यहाँ लिखूंगा इज रिस्की। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, पीना और ड्राइव करना दोनों जो है रिस्की हैं। अब दो हैं बट फिर भी ये जीरेंट्स हैं, वर्ब के एनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही हैं, तो यहाँ पे मुझे इनको सिंगुलर वर्ब देनी है, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव एक सेंट्रिस्ट आइडिया को बताता है, सिंगुलर आइडिया को। आप पी रहे हो और ड्राइव कर रहे हो, समझ रहे होंगे आई थिंक क्या कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे कई जेरेंडियल फ्रेज भी हैं, ये जीरेंट की वीडियो में मैंने करवाया हुआ आपको। आप मुझे एक ऐसा जेरेंडियल फ्रेज और बताएंगे, ठीक है ना। जीरेंट की वीडियो मैंने आपको करवाए हुए हैं सारे फ्रेज, एक याद करके मुझे बताना, या वीडियो देखना, देख करके आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ग्रामर की वीडियो में डाल रहा हूँ, कल मॉडल वर्ब मैंने डाली है पार्ट 1, जाकर के देख लेना। पार्ट 2 आएगा, पार्ट 1 देखोगे तो पार्ट 2 के लिए आप रेडी होगे। मॉडल आ जाएंगी सारी की सारी, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, है ना। चलिए, कह रहे सोशल एंड कल्चरल प्रेशर्स आर सच दैट गर्ल्स फ्रॉम विलेजेस एंड tier 3 towns are likely to face hurdles as traveling alone would not be encouraged under these unusual circumstances। कह रहे सोशल और कल्चरल जो प्रेशर्स हैं, जो दबाव हैं, वो ऐसे हैं, आर सच, वो ऐसे हैं कि लड़कियां जो हैं गाँवों से और tier 3 टाउन से, tier 3 टाउन्स कौन से हैं, जो छोटे शहर हैं, तो गाँवों की और छोटे शहरों की लड़कियां जो है वो लाइकली है, संभावित है कि फेस करेंगी बाधाओं को, हर्डल्स को, रोडों को। कह रहा है क्योंकि जो ट्रैवल करना है अकेले में वुड नॉट बी एनकरेज्ड, उसको एनकरेज नहीं किया जाएगा, उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाएगा इन अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में, इन एक्सेप्शनेबल, इन नए तरह के हालातों में। समझ गए ना। तो ऐसे अनयूजुअल, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं, कोविड चल रहा है, होटल्स बंद हैं, तो कैसे लड़कियां जो हैं वो कैसे गांवों से और छोटे शहरों से दूसरी सिटीज में जाकर के एग्जाम दे पाएंगी। एंड दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, है ना, बहुत रियल प्रॉब्लम है अपने इंडिया के अंदर, लड़कियों को अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता है। कह रहा है इवन इफ होटल्स आर ओपन्ड एट शॉर्ट नोटिस द फियर ऑफ द पैंडेमिक माइट डिटर अ सेक्शन ऑफ एस्पायरेंट्स फ्रॉम स्टेइंग देयर। कह रहा है इवन इफ, यहाँ तक कि अगर होटल्स को ओपन किया जाता है थोड़े से नोटिस पे, 2 दिन पहले होटल्स को सबको बोल दिया जाता है कि आप खुल जाओ। कह रहा है अगर ऐसा भी किया गया तो कह रहा है जो फियर है ना, डर है पैंडेमिक का, हो सकता है वो रोक डाले, डिटर करे बहुत बड़े सेक्शन को एस्पायरेंट्स के। और कहाँ से? वहाँ पे रहने से, स्टे करने से। आप होटल खोल दो, पर मुझे तो डर लगता है होटल में जाने से, तो हो सकता है मैं होटल में आपके खोलने के बावजूद भी जाकर के ना जाऊँ और जो अपना एग्जाम जो है उसको अटेंड ना करूँ। समझ रहे होंगे सिंपल सेंटेंसेस। Delay in admission to the IITs and medical colleges would also have an adverse bearing on BE, BTech seats in leading institutions, including deemed universities, as eventually they may go vacant when students opt out।
कह रहे जो डिले है एडमिशन्स में IITs में और मेडिकल कॉलेजेस में जो देरी आ रही है, कह रहे ये भी वुड ऑल्सो हैव, ये भी रखेगा एक खराब एडवर्स बेरिंग को, एक खराब इफेक्ट को। और किस पे? BE और BTech की सीट्स पे। और कहाँ पे? लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े जो है ना कॉलेजेस में, जिसमें शामिल है डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ। और कह रहे हैं इवेंचुअली, आखिरकार इवेंचुअली अल्टीमेटली ये सब के सब हो सकता है गो हो जाए वेकेंट, रह जाए खाली, जब स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट करते हैं, जब स्टूडेंट विड्रॉ कर लेते हैं उस कॉलेज से। अगर इस डिले से BTech और BE की सीट्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बुरा एडवर्स बेरिंग है, क्योंकि यूनिवर्सिटियां की सीट खाली जा सकती हैं और जो सीट्स भरी हैं उसमें से स्टूडेंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ऑप्ट आउट वर्ड को देख लेना, जब आप ऑप्ट आउट करते हैं तो किसी चीज़ से अपने हाथ खींच लेते हैं, पुल आउट करते हैं, क्विट करते हैं। बेरिंग मतलब इफेक्ट, एडवर्स मतलब खराब। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी नहीं है, पर जिन्होंने उनको यूनिवर्सिटी मान लिया गया है ना, एक्चुअल में वो यूनिवर्सिटी की तरह शुरू नहीं हुई थी, पर डीम्ड है वो, आज की डेट में यूनिवर्सिटी की तरह उनको जो है ना बिहेव करवाते हैं। कह गिवन दिस बैकग्राउंड the government must explore alternatives such as allowing states to conduct medical exam admissions based on class 12 board marks using standard normalization। कह रहे गिवन दिया गया है, देखते हुए इस बैकग्राउंड को, इस पृष्ठभूमि को सरकार को एक्सप्लोर करना ही चाहिए, सरकार को इस चीज़ को ढूंढना ही चाहिए। और किसको? ऐसे ऑल्टरनेटिव्स को, विकल्पों को, जैसे कि है अलाउ करना स्टेट्स को कि वो कंडक्ट करें मेडिकल एग्जाम एडमिशंस को, है ना, मेडिकल एडमिशन बेस्ड क्लास 12 के बोर्ड के मार्क्स को, है ना, ऐसे मेडिकल एडमिशंस हो जो क्लास 12 की बोर्ड के मार्क्स पर बेस्ड हो। और ये कैसे करें वो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो कैसे करे? कह रहे वो यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को, क्लास 12 के मार्क्स को नॉर्मलाइज कर दिया जाए, उसके बाद 12वीं के मार्क्स के हिसाब से बच्चों को मेडिकल की सीट्स मिल जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा है? तो सरकार जो है ये भी ऑल्टरनेटिव जो है एक्सप्लोर कर सकती है, 12वीं के मार्क्स के हिसाब से भी एडमिशन दे सकती है। यहाँ पे यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, साइमल्टेनियस एक्शन है। पहला काम सरकार कर रही है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना, मस्ट एक्सप्लोर। दूसरा काम क्या है? एक्सप्लोर करना तो चाहिए, पर कैसे करना भाई? यूज करते हुए स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन को, है ना। तो दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। कह रहा नीड कुड बी लिमिटेड टू सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। नीड जो है ना वो लिमिट की जा सकती है सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस तक। सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो है वो नीट को देखें, स्टेट के इंस्टीट्यूशन जो है 12वीं के मार्क्स के हिसाब से अपने जो है ना एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाए बिना बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। कह रहा है ऐसा भी किया जा सकता है। कह रहा लाइक वाइज बिल्कुल इसी तरह है, ठीक उसी तरह। इंस्टेड ऑफ JEE अ नेशन वाइड मार्क्स नॉर्मलाइजेशन कुड बी एग्जामिन्ड, बट IIT डायरेक्टर हैव आर्ग्यूड दैट डूइंग अवे विद द JEE वुड डाइल्यूट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कह रहा उसी तरीके से इंस्टेड ऑफ JEE की जगह पे, बजाय JEE करवाने के, एक पूरे देश भर में नेशन वाइड मार्क्स नॉर्मलाइजेशन जो है ना उसको कुड बी एग्जामिन करवाया जा सकता है। पूरे देश के अंदर 12वीं के मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो जाए JEE के एग्जाम की बजाय। कह रहा लेकिन IIT के डायरेक्टर ने आर्ग्यू किया है, IIT के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आपने डू अवे विद कर दिया, अगर आपने खत्म कर दिया JEE को, डू अवे विद कर दिया, तो ये वुड डाइल्यूट, ये कर देगा डाइल्यूट, ये कमजोर बना देगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। तो कह रहा हो सकता है ऐसा करवाया जा सके, पूरे देश में हर बच्चे के 12वीं के मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन करवा के JEE में IITs उनको एडमिशन दे दें। पर डायरेक्टर साहब ने बोल दिया IITs के कि अगर आपने ऐसा किया, डू अवे विद कर दिया JEE से, तो ये सारी एजुकेशन का भट्टा गोल कर देगा। समझ गए होंगे सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस है, इसमें अच्छे वर्ड्स आए हैं, देख लें। लाइक वाइज मतलब सिमिलरली, बिसाइड्स ठीक उसी तरह, है ना। लाइक वाइज का मतलब होता है ठीक उसी तरह। अच्छा, डू अवे विद इज अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, मार देना, किल कर देना या खत्म कर देना किसी चीज़ को। इंडिया नीड्स टू डू अवे विद बैड प्रैक्टिसेस, बैड सोशल प्रैक्टिसेस। हमारी कंट्री को खराब सोशल प्रैक्टिसेस को डू अवे विद करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसे डाउरी, जैसे फीमेल फेटिसाइड, है ना, ये सब चीज़ें हमें खत्म करनी है, डू अवे विद करनी है। फ्रेजल वर्ब को समझे, इस तरह से इसको आपको यूज़ करना होता है। डाइल्यूट वर्ड को नोट करने का मतलब समझे, जब आप मिल्क में वाटर मिलाते हैं, आपका दूधिया एक काम करता है, दैट इज द डाइल्यूशन ऑफ मिल्क, है ना। दूध को कमजोर बनाया जा रहा है, उसमें पानी मिला के दूध की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। तो डाइल्यूट करने का मतलब यही होता है, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को कम करना, सांद्रता को कम करना और उस चीज़ को कमजोर बनाना, है ना। तो डाइल्यूट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको कमजोर बनाने का काम हो जाएगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेस में रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डनरी सॉल्यूशंस। कह रहा अच्छे जो एक्स्ट्रॉर्डनरी जो
अलग तरह के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जो रेगुलर ना हो, रूटीन ना हो, है ना, विशेष हो, कह रहा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो हैं उनको जरूरत होती है स्पेशल सॉल्यूशंस की। आज तक ऐसे सॉल्यूशंस हमने लिए नहीं है, लेकिन आज तक हमने कभी पहले कोविड देखा भी नहीं था। कह रहे परहैप्स द एग्जामिनेशन स्लॉट्स कुड बी स्टैगर्ड एंड द नंबर ऑफ सेंटर्स इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। कह रहा हो सकता है एग्जामिनेशन के जो स्लॉट्स है ना उनको स्टैगर कर दिया जाए। स्टैगर वर्ड में आपको समझाऊंगा, अब इसका मतलब समझें, ऑर्डर में अरेंज कर देना दूर दूर। कह रहा हो सकता है एग्जामिनेशन स्लॉट्स को दूर दूर अरेंज कर दिया जाए, मतलब एक जो है 1 तारीख को, फिर दूसरा 5 तारीख को, फिर तीसरा 10 तारीख को, है ना, और जो है नंबर ऑफ सेंटर है उनको इंक्रीज कर दिया जाए ड्रास्टिकली, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा पे, बड़े पैमाने पे। कह रहा ये भी किया जा सकता है अगर हम चाहें तो। अब देखो स्टैगर वर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया दूर दूर अरेंज करना ऑर्डर के अंदर। स्टैगर वर्ब के 2 मतलब हैं, एक तो है लड़खड़ाना, दूसरा है किसी चीज़ को दूर दूर अरेंज करना। अब ये दोनों कनेक्टेड है। जब आप लड़खड़ाते हैं ना, एक पाँव आपने यहाँ रखा, दूसरा पाँव आप कहीं जापान में रख रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे चल रहे हो आप कि अभी गिर जाओगे, है ना। तो स्टैगर करना भी यही होता है, पहला आपने एग्जाम 1 तारीख को करवाया, दूसरा एग्जाम 5 को करवाया, तीसरा 9 को करवाया, मतलब ऐसे लड़खड़ाते हुए तरीके से एग्जाम करवा रहे हो आप, एक साथ सभी एग्जाम्स को नहीं करवा रहे हो। तो स्टैगर वर्ड के मतलब दोनों एक जैसे ही हैं, पर इनको आप अलग अलग मतलब भी मान सकते हैं, निकले एक ही थीम से हैं दोनों मतलब, है ना। चलिए, कह रहे प्रैग्मेटिक कॉम्प्रोमाइसेस आर इनएविटेबल। कह रहे जो प्रैग्मेटिक कॉम्प्रोमाइसेस है ना, जो प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइसेस हैं वो इनएविटेबल हैं, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उनसे बचा नहीं जा सकता। कॉम्प्रोमाइज होता है, आप जानते हैं कॉम्प्रोमाइज करना क्या होता है। प्रैग्मेटिक होता है जो प्रैक्टिकल हो, बिल्कुल सही हो। इनएविटेबल हर वो चीज़ है जिसको आप बच नहीं सकते, जिससे अवॉइड नहीं कर सकते, जो इनएस्केपेबल है। चलिए, सिंपल था आज का ट्यूटोरियल। संडे को राइटिंग स्किल्स पे एक वीडियो करेंगे। चलिए, मुलाकात लूंगा फिर से। आज के आंसर्स को डालें क्विज के साथ में, मैंने आपसे जीरेंड वाला जो क्वेश्चन पूछा उसके आंसर्स को भी पॉज करें। फिर मुलाकात लूंगा कल। साइनिंग आउट।